सब गायब रहे थे। चलिए बताइएगा करंट पहले पेज पेजवा कम से कम याद रखिएगा, कल्ले वाला तो परसों आगे बढ़ जाता ना। जिक्रिया पढ़े करंट नहीं पढ़े वो तो कल्ले को याद भी दिलाया नहीं ना थी करला। हमको लगा ना कि उधर से रिप्लाई आएगा तो हम हमको अब उस समय हर चीज ना साथे रहे, किताब उताब साथे रहते तब ना दिलाते होमवर्क। चलिए पढ़ाई कुछ नहीं करंट का साइड में करते हैं। चलिए बताइएगा यदि किसी बताना है त्वरण का मान शून्य होगा तो वेग का मान क्या होगा? त्वरण का मान शून्य होने पर वेग का मान क्या होगा? त्वरण का मान शून्य होगा तो वेग का मान क्या हो जाएगा? नियत रहेगा। तो इतना टाइम मत लीजिए, वेग नियत वेग से गतिमान करेगा। गुरुत्वीय बल बराबर फॉर्मूला, गुरुत्वीय बल बराबर बल जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक ठीक, नहीं ये होगा जी एम इन डब्ल्यू बाई आर स्क्वायर। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। हम कहाँ बोले थे? ये बोले थे दो दो तीन गो संवेग बराबर फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे वेग। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत है तो बल और समय के अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल समय के अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। आवेग बराबर फॉर्मूला वही होता है बल गुणे समय अंतराल। समय अंतराल। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, न्यूटन ने कौन से लॉ के अनुसार? थर्ड लॉ। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ प्रहार से ईंट की पट्टी तोड़ देता है, किस लॉ के कारण? कैसा नहीं सुन कराटा के द्वारा मिट्टी की ईटा को तोड़ दिया जाता है, किस लॉ के कारण? ये तीसरे लॉ दूसरा लॉ के कारण, न्यूटन के सेकंड लॉ। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, न्यूटन के कौन सा लॉ के कारण? सेकंड लॉ के कारण। तो बताइएगा ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है, किस लॉ के कारण? बोलो तीसरा। रॉकेट का आगे बढ़ना, न्यूटन के थर्ड लॉ। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम में शामिल है? न्यूटन के तृतीय नियम। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय न संवेग संरक्षण सिद्धांत होता है। जब बराबर संवेग वाली दो वस्तु टकराती है तो टकराने के बाद उसका कुल संवेग क्या हो जाएगा? टकराने के पहले और टकराने के बाद कुल संवेग क्या होता है? बोलो शून्य हो जाता है। नियत ना शून्य हो जाता है, टकराने से पूरा टकराने के बाद शून्य हो जाता है संवेग। यहाँ पे जो दे रहा वही ना बोलेंगे। ले दो एक भारी बंदूक है, एक हल्की बंदूक है, दोनों से गोली छोड़ने पर कौन सा बंदूक ज्यादातर पीछे में हटेगी? भारी और एक हल्की बंदूक है, सेम द्रव्यमान के गोली का प्रयोग करते हैं छोड़ने के लिए, तो सबसे ज्यादा पीछे कौन हटेगा? बोलिए आगे। हल्का। रॉकेट के छोड़ने में न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तृतीय नियम। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। आगे बताइएगा
प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं? आगे बोलो। 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम बताओ। बोलो। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल क्षीण बल या प्रबल बल। 4 प्रकार का जो होता है, इसी सब बल इसी के अंतर्गत आता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे के को केवल अपने किस गुण के कारण आकर्षित करता है? हम तो बोल ही रहे हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को किसके कारण, मनुष्य में क्या उपस्थित रहता है जिसके कारण एक दूसरे, हाँ, तो ब्रह्मांड के कारण आकर्षित करता है। बड़ी जी का मान -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। विद्युत चुंबकीय बल को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? आगे बोलो। स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। स्थिर चुंबकीय बल Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी r रहने पर उसमें लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला। आगे पूरा करवा कोई। 1/4πF0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। चुंबकीय बल बराबर फॉर्मूला बता दीजिए। दोनों में सिर्फ एक ही का अंतर है, दोनों में सेम रहता है, बस वहां पे Q1 Q2 हो जाता है। चुंबकीय बल में द्रव्यमान के गुणनफल बटा R स्क्वायर हो जाता है। हाँ, M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। बताइए विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक शक्तिशाली है? 10 के पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन के किसके बराबर होता है या क्या कहलाता है? वस्तु के संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? नहीं, वो नहीं बताना। मात्रा बोलेगा तो द्रव्यमान आता है। हम बोल रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बोला ये तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को दर को आवेग कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। बोला याद है? किसी तत्व के मौलिक गुण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सीधा बढ़ जाओ। प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन किसी तत्व के अति बताइएगा न्यूक्लियन किसे कहते हैं? चलो अच्छी हो गया, चल गया होगा कखनी है 25 में गया। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बतलाने के लिए कौन सी
नियम दिया गया था या कौन सी योजना लाया गया था? बोलो बोलो। बोर ब्यूरी योजना। बोर ब्यूरी योजना कब लाया गया था? बोलो दूर वीडियो है ना, एक से बोलो। 1921। बोर ब्यूरी योजना के सिद्धांत याद है? उसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए 2n स्क्वायर, अगर जो नजदीक वाला से दूर वाला में जाना चाहते इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ऊर्जा, अगर दूर वाला से नजदीक में तो त्याग करेगा, अगर ऐसे ही जाएगा निश्चित में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चार पांच चीजें। ठीक है, एक तो और भी हो सकता है कि बाहरी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी परमाणु के 72 कक्षा में पहली वाली कक्षा से 18 से अधिक नहीं रह सकता है, चाहे उसकी संख्या कुछ भी क्यों न हो। फिर और है कि किसी परमाणु के 72 कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकता जब तक 72 से तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो अनुसार पूर्ण न हो। ठीक है, तो होए करते 2 8 18 18 वही होए करेगा। उपकक्षा की संख्या बताओ। चार। कौन कौन? एसपीडीएफ बताइए। एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो बोलो 2 6 10 14। किसी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो रासायनिक गुण क्या होगा? किसी रासायनिक विक्रिया किसी भी तत्व के मैं मान लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा तो रासायनिक गुण उसका क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो रासायनिक गुण भी क्या होगा? समान। संयोजी इलेक्ट्रॉन असमान है तो रासायनिक गुण भी क्या होगा? असमान। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में किसकी संख्या के बराबर होता है? बताओ। और क्या बोलते हैं लंबाई थी स्तंभ। ठीक है, स्तंभ या वर्ग कहिए। वर्ग की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? इसे बताना है। संयोजकता के आधार पर संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर प्रोटॉन। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की किसको निर्धारित करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हाँ। उस तत्व की ठीक है, परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या कैसे बता देगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु संख्या कैसे बता देगा? वो अंतिम में कक्षा में ग्रुप को बताएगा। बोला हो गया। कह रहे किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें क्या निर्धारित करता है? तत्व की क्या बताता है ना? संयोजकता को बताता है। आयतिक नहीं बताएगा कुछ वर्ग की संख्या को। वो तो बताएगा है, ठीक है, वो आपका अनुसार ठीक है। वो यहाँ पे संयोजकता को निर्धारित करेगा। घटेगा तो संयोजक ऐसे तो पहले थे सेम हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो न घटता है न बढ़ता है, सेम रहता है, जितना रहता है उतना रहता है। संयोजकता बढ़ता है घटता है शून्य होता है। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी के क्या निर्धारित करता है? संयोजी सेल जो होता है वो तो आवर्त सारणी में किसको निरूपित करता है? आवर्त को निर्धारित करता है। संयोजी सेल। सेल माने कक्षा। सेल जब बोली थी तो ना सुनाई था वह। किसी भी तत्व के रासायनिक प्रकृति परमाणु में किसकी उपस्थिति के कारण निर्भर करता है? माने किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति परमाणु में क्या उपस्थित रहता है जिस पर निर्भर करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन।
सब सेल में इलेक्ट्रॉन के क्रमिक प्रवेश के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है? आगे सी है वो प्रिंसिपल का। अफबाहु सिद्धांत। अफबाहु सिद्धांत में कितने नियम दिए गए थे? आगे दो गो। एक तो जिसके सब सेल के लिए मान्य न्यूनतम n+n का मान्य न्यूनतम होता है और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करेगा, और दूसरा है कि जब दो सब सेल के लिए n+n का मान एक ही रहता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करता है जिसका मान सबसे कम हो। मतलब जगह भर हो गया तो जगह करबे नहीं करेगा, जिसमें कम होगा उसी में जाकर फिर दोबारा प्रवेश करेगा। हाँ, बताइएगा कौन कौन से धातु का अफबाहु नियम के आधार पर लिखे गया थोड़ा भिन्न हो जाता है? कौन कौन से धातु का अफबाहु सिद्धांत के अनुसार लिख नहीं पाते हैं, मैंने थोड़ा भिन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्रोमियम हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया और सोना हो गया। ये 4 गो के धातु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में अफबाहु का सिद्धांत में क्रोमियम, तांबा, सोना और चांदी। किसी इलेक्ट्रॉन की हाँ किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन सुना, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? क्वांटम संख्या से प्राप्त की जाती है। क्वांटम संख्या की संख्या कितनी है? 4 गो। कौन कौन? नहीं। बोला आगे। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, द्विघाषी क्वांटम संख्या हो गया, चुंबकीय हो गया क्वांटम संख्या, एवं चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या से क्या ज्ञात किया जाता है? उसकी स्थिति को पता चल जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को पता करता है। द्विघाषी क्वांटम संख्या से क्या प्राप्त किया जाता है? पहला में कक्षा बोलल वो भी चल सकता था, ठीक है। दूसरा में इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा को दर्शाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताइएगा, क्या बताएगा? बोला गया कक्षक को बताता है, इलेक्ट्रॉन के कक्षक की संख्या को बताता है। कक्षक अलग होता है, उपकक्षा अलग होता है, कक्षा अलग होता है। हाँ, उपकक्षा अलग है, कक्षक अलग है। और चौथा चक्रण है ये है, तो इलेक्ट्रॉन की कोची बताएगा, चक्रण की संख्या बताएगा। पहले बताएगा कक्षा को, दूसरा उपकक्षा को, तीसरा कक्षक को और चौथा हो जाएगा चक्रण को। ना उपकक्षा अलग है, कक्षक अलग है। बताइए चुंबकीय क्वांटम संख्या में किसका मान जो है, इसमें मान कहां से कहां तक लिया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या में बताना, 0 से 1 तक, -1 से 0 तक, -1 से 1 +1 तक, या किसी तरह से बता। -1 से लेकर +1 तक मान हो सकता है इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या में। हाँ, बताइए चक्रण क्वांटम संख्या का कितने मान होते हैं? 2, प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2। बताइएगा कि एक ही परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं हो सकते हैं,
किस नियम के अनुसार? ये क्वांटम है तो क्वांटम के नियम के अनुसार। पाउली के नियम, पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार कहता है कि दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक जैसा नहीं होगा, मतलब सदृश्य नहीं होगा। किस नियम को उच्चतम गुण का नियम कहा जाता है? बोलो। हुंड के नियम को उच्चतम गुण का नियम कहा जाता है। बताइएगा समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक। कौन कौन? प्रोटियम, टाइट्रियम, ड्यूटेरियम। लाइन से बताओ, लाइन से बताओ। पहले तो ये ड्यूटेरियम दूसरा का पहला में प्रोटियम होता है, दूसरा में ड्यूटेरियम होता है, तीसरा में ट्राइटियम होता है। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? कार्बन समस्थानिक 4 गो 3 गो। कार्बन के बोलिए कस के, जैसे कस की आवाज आना चाहिए, जैसे लग रहा है कि एकदम गलती बोले थे लोग। ठीक है। 2 गो होता है, कार्बन 12, कार्बन 14। जी कार्बन ना बता सको। कार्बन 12, 13, 14 हम पढ़ ली है। 12 के कुछ नहीं पड़े। कार्बन 3, कार्बन 12, 13, 14 हम पढ़ लिए, मगर यहाँ पे तो दे रहा 2 गो। तो लाइन देता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 पढ़ल है ना। 13 है वो कहीं पे देले है। 3 गो होता है, मगर यहाँ पे 3 गो नहीं दिया है, इसका मतलब ओकरा कहीं पे दिले होगा, कुछ होगा कारण। यहाँ 2 गो दिला है, कार्बन 12, कार्बन 14। बताइएगा समस्थानिक गुण में किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के कौन सा गुण अलग अलग होता है? भौतिक गुण अलग अलग होता है। समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न होते हैं। तो भौतिक गुण अलग हो गया तो रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। समस्थानिक किस भाषा का एक शब्द है? बोलो। ग्रीक भाषा का एक शब्द है। हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता गुण बताता है? ट्राइटियम। संभारिक किसे कहते हैं? इसका परमाणु संख्या समान है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या समान या द्रव्यमान संख्या, मगर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं कर सकते हैं, वो तो समस्थानिक में हो। संभारिक में भार बराबर होता है, तो भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है उनमें, तो द्रव्यमान संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होता है। तो सम न्यूट्रॉनिक तो होबे करता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, उसे आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। परमाणु भार में हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या अलग अलग, संभारिक कहलाता है। प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगा तो फिर तो समस्थानिक हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। और संभारिक में आइसो बार है। द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकता है, घटा देखिए होगा, घटाने के बाद फिर आएगा होता है। समस्थानिक में ना न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होता है कुछ नहीं, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की हाँ संख्या। समस्थानिक में तो भी करता है। इसका मतलब ऑटोमेटिक समान है।
काहे देखिए न्यूट्रॉन के समस्थानिक गुण भिन्न होने के कारण ये भौतिक गुण जो अलग होता है। तो भौतिक गुण अलग हो गया, रासायनिक गुण समान हो जाएगा। वही न्यूट्रॉन हाँ, न्यूक्लियन तो हो ही जाएगा, तो फिर न्यूक्लियन की संख्या समान हो जाएगा। कहाँ से था? वर्णी लवक ना, लवक ना बताइएगा। बोलो लवक कितने प्रकार का? सीधा बैठा दीवार छोड़ के बैठा लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। बताइएगा, सूर्य के प्रकाश से वंचित कौन सा लवक रहता है? दूसरा रहता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट। है? ल्यूकोप्लास्ट तो मुँह पर रख के बोली थे, कस के बोले में हुआ। ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है। अवर्णी लवक कहा जाता है उसको। हाँ, जड़ में। जहाँ हवा जा सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंचेगा? जड़ में ना। इसके काम में कोई चीज भोजन को संचय करना। बताइएगा, वर्णी लवक कैसा होता है? वर्णी लवक इंग्लिश इसको बोलेंगे, कोई चीज बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। वो अब कई मतलब कौन सी बोल रहे हैं? वर्णी लवक कैसा होता है? रंगीन होता है, रंगीन होता है, क्या होता है? ऐसी होता है, रंगीन होता है। रंगीन होता है सर। वर्णी का वर्ण का मतलब क्या होता है? बहुत प्रकार का इसमें बताइएगा, जैसे बैगनी वर्णिक लवक में रंग कौन कौन होता है? बैगनी हो जाएगा, बस आउट हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो के गो होता है ये बता दीजिए। 4 गो, बोला गया 3 गो। 3 गो होता है। लाल, पीला और नारंगी होता है, बैगनी नहीं होता है। वर्णिल रंग में लाल, पीला और नारंगी। वो आप प्रकाश संश्लेषण के अनुसार चल रहे हैं कि बैगनी और लाल रंग में होता है। सबसे लाल रंग में ज्यादा, बैगनी रंग में कम। अब होता है, पौधे के रंगीन भाग किस लवक के कारण होता है? रंगीन धागा भी तो होता है, ये वर्णी लवक। वर्णी लवक। तब वर्णी को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हाँ, क्लोरो तो अलग हो गया। करेंगे तो 3 होता है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर ल्यूकोप्लास्ट होता है, फिर क्रोमोप्लास्ट होता है। इसको बोलिए तो एथी है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, हाँ, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। चलिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? आगे पत्ती माने पौधा जब चल रहा है तब तो कहाँ जाने का। बताइएगा, हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कौन सा 2 गो और वर्णक पाया जाता है? बोलो। हरित लवक में हरित लवक में पाया जाता है ना, पर्णहरित है, भी एक प्रकार का वर्णक है। उसके अलावा कौन 2 गो पाया जाता है? ये पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण तो वो भी क्लोरोफिले को ना पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल इंग्लिश हो गया, हिंदी में पर्णहरित हो गया। कैरोटीन और जेंथोफिल पाया जाता है। कैरोटीन और जेंथोफिल, एक कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। और जेंथोफिल लगता है कि कुछ विकिरण से बताता है सर। जेंथोफिल में ऐसे तो मायने में मतलब कि वो देखे हम क्वेश्चन पूछा लगे, लेकिन कैरोटीन चलिए बताइएगा, राजधानी के चारों ओर एक अर्ध पारगमय झिल्ली पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बोला बोला गया। वो तो ओकरा हिंदी या कहवे करते हैं दीपिका, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। राजधानी के चारों ओर एक अर्ध पारगमय झिल्ली से घिरा रहता है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। कुछ के राजधानी को इंग्लिश में टोनोप्लास्ट और इंग्लिश हिंदी में दोनों टोनोप्लास्ट। बताइएगा, जंतु कोशिका में राजधानी बड़ा होता है कि पादप कोशिका में बड़ा होता है? बोलो। पादप कोशिका में। बताइएगा, जल संतुलन का कार्य कौन करता है? बोलो। राजधानी करेगा भाई कि राजधानी बड़ा होता है वही जल के कारण जिसमें बड़ा होता है, ज्यादा पानी मात्रा रखेगा। बड़ा होता है इसलिए राजधानी पादप में या छोटा हो जाता है जंतु में। अब जंतुओं में राजधानी का काम क्या है? जल का संतुलन करना। तरकाई की खोज कब और किसने किया?
3 दिन हो गया, लगा तीसरा दिन आज पूछ रहा है। बोलो बोबेरी कब? कब है? 1888 में। अब बताइएगा, सीधा बैठो। सेंट्रोसोम इसको इंग्लिश में कहते हैं, तरकाय को। इसमें एक दो सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, ठीक ना। उस रचना को क्या कहते हैं? कल भी क्वेश्चन पूछा है, देखो सेंट्रियोल कहा जाता है। कल भी क्वेश्चन। हाँ बताइएगा, जंतु कोशिका में विभाजन करने में कौन सहायता करता है? बोलो। साइटोकाइनिन कहाँ है? सेंट्रोसोम का था, पीछे जा दिया। सेंट्रोसोम करता है, साइटोकाइनिन ना। साइटोकाइनिन दूसरा हो जाता है। ये साइटोकाइनिन भी सही है। वो साइटोकाइनिन वो अब हार्मोन है, उत्पादक। हाँ हार्मोन है, जैसे हार्मोन क्वेश्चन बनेगा ना, हम यहाँ पे को चल रहा है इसका। जैसे यहाँ के हिसाब से गलत हो जाएगा, वो भी सही है। बताइएगा, केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? बोलो। केंद्रक द्रव का, केंद्रक झिल्ली है तो झिल्ली पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा। केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है वो कैसा द्रव होता है? किस रूप में होता है? लिक्विड के रूप में होता है, गाढ़ा के रूप में रहता है, अर्ध तरल के रूप में रहता है? वो तो प्रकृति तो बताई था कि कैसा होता है। जैसे देखिए गगाती जैसे लिक्विड टाइप का, लेकिन आप बोल रहे थे कि लिक्विड रहेगा तो मिल ही जाएगा सब। एकरा में हम कहाँ बोले थे, लेकिन लिक्विड गाढ़ा होता है और अर्ध तरल होता है। केंद्रक में महीन धागे जैसी एक रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर महीन धागे जैसी जाले जैसी एक रचना पाई जाती है, ठीक, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्रोमेटिन धागा बोला जाता है। हाँ क्रोमेटिन धागा भी कह सकते हैं। बताइएगा, क्रोमेटिन जालिका किसका बना होता है? तो प्रोटीन में एक अकेले प्रोटीन थोड़ी होगा। बोलो। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। बताइएगा, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन ले जाता है? डीएनए। बताइए, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के जो धागा होता है वो कई छोटे छोटे मोटी जैसी रचना में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहलाता है। क्रोमेटिन जालिका आगे चलकर मोटा में रचना में बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए का फुल फॉर्म हो गया, जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। अब बताना पीछे राहुल, या तू बता, याद आता। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? बोलो। डीएनए को। अनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? जीन को। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार और अंडाकार रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? माने केंद्रक के अंदर कौन छोटा सा एक पाया जाता है, उसी के नाम पर है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार और अंडाकार रचना पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन में केंद्रक का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? केंद्रिका निभाता है। बताइएगा, गुणसूत्र का आकार लगभग कैसा होता है सामान्यतः?
बेलनाकार होता है। गुणसूत्र का सामान्यतः आकार कैसा होता है? बेलनाकार। गुणसूत्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? बोल ही नहीं तो 3 गो बताइए। पहला का नाम? अरे उन्हें पीछे है। असीरा कहाँ से होते माने इसे? हाँ वो तू बतावी था। अथी के शुक्राणु के बतावी था वह सीरा पूछ और अमर अथी रहता है। हाँ बोलो। पेलिकल कहा जाता है। गुणसूत्र के सबसे बाहरी भाग को पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल द्वारा घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? बोलो। मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 कुंडलित धागा के समान रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तब 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स किसके बने होते हैं? आगे तो प्रोटीन खाली नहीं ना होगा, डीएनए और एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। बताइए गुणसूत्र का जहां जुड़ता है वो किसके कारण जुड़ता है या उसको नियंत्रित कौन करता है? जोड़ने में सहायता कौन होता है? बोला। सेंट्रोमियर। गुणसूत्र को तोड़ने में कौन आता है, माना आता है, भाग लेता है? सेंट्रोमियर। तोड़ने जोड़ने दोनों का काम हो जाता हाँ। है, यानी सीधा समझे कि नियंत्रित करने में वही काम करता है सेंट्रोल इंजीनियर। गुणसूत्र के आकार निश्चित करना है, तोड़ना है या जोड़ना है, तीनों का तीनों काम करेगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम तो कोशिका विभाजन हो गया। उसी से बना हुआ है सेंट्रोमियर। सुत्ता मत, नींद आवी थी, सबके नींद आवा। भारत अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? शिमला। सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य? सेब जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध? टिहरी बांध। किस नदी पर है? आगे भागीरथी। किस वर्ष निर्माण हुआ था? आगे 2006 में। माने हम आगे बढ़म तब तू ऐसे बताओ सही। महानदी हीराकुंड बांध जो है माना महानदी का पर निर्माण कब हुआ था? 1956। हल्दी घाटी का जो भूमि है किस राज्य में है? राजस्थान में। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। बताइएगा फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना? 1936। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क? जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य? नागार्जुन श्रीशैलम। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पे। बिहार बंगाल से कब अलग होने की घोषणा हुआ था? बोलो। 1911 में। अलग हुए बोले कब अलग हुआ था? तो 1912 में। इसी तरह से दिल्ली राजधानी भी यही होगा। घोषणा 11 में, लेकिन बनाने के बाद। बताइएगा उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936। आगे बताइएगा पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापन हुआ था?
कब? 1876 में 1818 में। सूती में पहली सूती वस्त्र कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में हुआ था। हाँ, सूती। कानपुर में स्थापित हुआ था वो। वही दिमाग में बता। भारत का पहला उर्वरक कारखाना किन्ने इन्हें पीछे हो गया हाँ कब कहाँ खुला था? 1994 पे रानीपेट 1906 में। तमिलनाडु में बना। हाँ। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कब और कहाँ? दिया सलाई अहमदाबाद है। तो कब? 1921 में अहमदाबाद। सलीम अली पक्षी प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? पीछे है सर, बोलो। कोयम्बटूर। अभ्यारण्य गोवा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बोलेगा तो गोवा में है। कैसे बोलेगा? सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र। सलीम अली पक्षी नाम के 3-4 जगह हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर भी है। यदि कि सलीम अली पक्षी बिहार बोलेगा तब जाके नरोवा है गोवा। बोला कोची वो है प्राकृतिक इतिहास केंद्र बोलेगा तो आपका कोयम्बटूर में। प्राकृतिक केंद्र है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? बोला 1897। कहाँ किया गया था? चलो बोले चलते दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। दूसरा बता दीजिए जल विद्युत संयंत्र भारत का कब और कहाँ? बिहार खोला गया था शिव समुद्र में। कब? 1902 में कर्नाटक के। ठीक है 1902 में, लेकिन क्वेश्चन में दोनों देखिए अंतर है। क्वेश्चन एकदम गड़बड़ा गया है। दूसरा नहीं है देखिए, ये वो कोची है केंद्र है, वो संयंत्र है। अलग करके पूछ लेता क्वेश्चन, हमारे तो गलती कर ले सकते हैं क्वेश्चन। बीटीबीसी की किताब है ना 10th वाला, जाके पढ़ लिया पेज नंबर। या तो डाल दो